क्या सोचे थे, नहीं लौटेंगे, ले फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग आपने सुना होगा, मांझी द माउंटेन मैन का ये डायलॉग पहाड़ तोड़कर 48 घंटे के रास्ते को 2 घंटे में कन्वर्ट कर देता है। तो इस बार हम भी आपके पूरे मैथ का सिलेबस को समाप्त करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाएंगे, एमसीक्यू करवाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे। तो बस दिलशान गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर यानी पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली बात हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, तो देखो सिंपल सी बात बड़ा समझना है, जो गिनने योग्य संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है, वन, गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से गिनते हैं। वन के बाद क्या गिनते हैं, टू, दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये मेरी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। बस याद रखना है प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। 1 के बाद कौन प्राकृतिक संख्या आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद कौन सा प्राकृतिक संख्या आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद कौन सा प्राकृतिक संख्या आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आएगी, 5 आएगी। ये बात याद रखना है। और इस प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया। जैसे कहीं पे कह दिया गया कि यन, ये जो यन है ये प्राकृतिक संख्या है। यन प्राकृतिक संख्या यानी यन का मान क्या क्या हो सकता है, यन का मान क्या रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, डॉट डॉट। ये समाप्त होने वाला नहीं है, 100 तक जाएगा, 100 के बाद 101, 102, 103 हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अगली बात हमें जानना है पूर्ण संख्या। कौन सा नंबर पढ़ना है, पूर्ण संख्या नंबर पढ़ना है। और पूर्ण संख्या को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस कुछ नहीं, अगर से हम प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दें, इसको मिला दें, 0 को मिला दें, तो वो मेरा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 डॉट डॉट डॉट। ये सभी मेरे क्या हैं, ये सभी मेरे पूर्ण संख्या हैं। बात क्लियर हो गया, ठीक है। आगे अब हमें जानना है क्या, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इस बात को समझेंगे। पूर्णांक संख्या या पूर्णांक, देखो जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुआ गिनते चले गए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुआ गिनते चले गए। पूर्णांक क्या होगा, ये जो पूर्ण संख्या होगा ये पूर्णांक में भी आएगा और इसमें माइनस वाले भी आएंगे। जैसे समझेंगे, पूर्णांक क्या होता है, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। ये सभी मेरे क्या है, पूर्णांक है। यानी पूर्णांक में प्लस भी लेते हैं और माइनस भी लेते हैं, गिनने योग्य लेते हैं। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे पूर्णांक का प्रकार। पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक के प्रकार देखिए, पूर्णांक को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, 2 तरीके से बांट सकते हैं। ध्यान देखेंगे, पूर्णांक को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला जो है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। यानी पूर्णांक को हम कह सकते हैं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक जो पूर्णांक होता है धन पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक कौन सा होता है, धन पूर्णांक। दूसरा जो होता है शून्य पूर्णांक होता है। क्या होता है, शून्य पूर्णांक होता है। और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं ऋण पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आया। धन पूर्णांक स्टार्ट कहां से होता है, तो जो धन पूर्णांक है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यानी जो प्लस वाले हैं उसको धन पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में सिर्फ 0 आता है। शून्य पूर्णांक में क्या आएगा, 0 आएगा। और ऋण पूर्णांक में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये ऋण पूर्णांक में आएगा।
इतनी बात समझ में आया। तो पूर्णांक के प्रकार को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला जो है 3 भागों में बांटते हैं, पूर्णांक को 3 भागों में, और जो दूसरा है वो पूर्णांक को हम 2 भागों में बांटते हैं। यानी कोई पूछा पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो कह दो पूर्णांक भाई पहले दो तरीके से बांट सकते हैं। एक जो होता है 3 भागों में, एक जो होता है 2 भागों में। तो 2 भागों में क्या होता है, पहले को कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, ध्यान समझिएगा, ये सब बातें आपको आगे मिलेंगी क्लास में। ऋणोत्तर पूर्णांक। और दूसरे के क्या कहते हैं, धनोत्तर पूर्णांक। धनोत्तर पूर्णांक। तो ऋणोत्तर पूर्णांक और धनोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ऋण वाले को छोड़कर, ऋण वाला, तो ऋण वाला ये छोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 रहेगा। तो ये ऋण वाला छोड़कर, जब ऋण वाला छोड़ेंगे तो बच क्या रहा है, शून्य और धन दोनों बच रहा है, तो दोनों मिलाकर लिख देंगे। यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही धनोत्तर पूर्णांक में क्या, धन वाले को छोड़कर, प्लस वाले को छोड़कर, प्लस वाला ये है, इसको छोड़ेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये सब मेरे क्या हो गए, ऋणोत्तर पूर्णांक और धनोत्तर पूर्णांक। बात समझ में आ गया, ठीक है प्यारे बच्चे। अब हम लोग समझेंगे सम संख्या, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखे रहेंगे। सम संख्या क्या होता है, तो आपको ये बचपन से पता होगा, मैडम जी पढ़ाई होंगी ना, कि जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या, जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से कटेगा उसे सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या। बात समझ में आया। तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों एक ही समय हम देख लेते हैं। तो सम संख्या स्टार्ट कहां से होगा, तो सम संख्या जो स्टार्ट होता है प्यारे भाई वो 2 से होता है। 2 के बाद कौन सम संख्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 12 आता है, डॉट डॉट डॉट। तो आप कहेंगे सर क्या -2 -4 -6 -8 -10 भी सम संख्या होते हैं, यह सम संख्या होते हैं, लेकिन वो ऋण सम संख्या कहलाते हैं। यहाँ पे सम संख्या का तात्पर्य ये है कि धन सम संख्या, ये सम संख्या का तात्पर्य क्या है, धन सम संख्या। इसलिए धन सम संख्या यानी सम संख्या स्टार्ट कहां से होगा, 2 से स्टार्ट होता है। बात क्लियर हो रहा है बच्चे। आगे बात करेंगे हम विषम संख्या की। तो विषम संख्या क्या बताया गया, जो 2 से न कटे। 2 से कौन नहीं कटता है, आप अगर ई से पूर्णांक में छाटिए, इस प्राकृतिक संख्या में छाटिए तो कौन नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा। तो 1 नहीं कटेगा तो 1 क्या हो गया, विषम संख्या। 2 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 हो गया। 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 13 नहीं कटेगा। तो ये 1 3 5 7 9 11 13 ये क्या है, विषम संख्या है। इतनी बात समझ में आया, झूठ मत बोलो, बोलो भैया, खाओ माई मच, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या कहा गया, सम संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। पहली सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये सब बातें याद रखिएगा, सवाल में बनेगा प्रश्न। पहली सबसे छोटी यानी 1 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या 8 होगा। 1 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होगा। 1 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या 11 होगा। 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या 10 होगा। ये सब बातें सवाल ऐसे बन सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सम संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, सम संख्या किसके रूप का होता है। तो ये बात याद रखिएगा, जो सम संख्या होता है बेटा इसको याद रखिएगा 2m के फॉर्म का होता है। 2m क्या, किसके फॉर्म का, जो सम संख्या मेरा होता है वो 2m के फॉर्म का होगा। यानी कोई भी सम संख्या हो गया वो 2m के फॉर्म का होगा। तो यम है क्या, यम जो आपका है वो कह सकते हैं पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या है या क्या कह सकते हैं, कोई प्राकृतिक संख्या है। बात समझिए, यहाँ पे यम को क्या कहेंगे, यम जो है, यम क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जो यम है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। बात क्लियर हो रहा है भाई, प्यारे भाई, ठीक है। अब इसी प्रकार पूछ लेता है कभी कभी विषम संख्या किसके प्रकार का होगा, यानी विषम संख्या किस रूप का होता है, यानी विषम संख्या किसके फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, जो विषम संख्या होता है वो 2m + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये यम है क्या, ये जो यम है ये पूर्ण संख्या है। यम क्या है, ये जो यम है ये यम आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। यम जो है ये क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे
2m के रूप में कैसे होगा, जैसे ये सम संख्या 2m के रूप में कैसे होगा, जब m के स्थान प्राकृतिक संख्या रखेंगे, देखो सम संख्या मिलता चला जाएगा, 1 रखो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 रखोगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 5 रखोगे 5 दूनी 10 आ जाएगा। यानी 2m के रूप में कौन होता है, सम संख्या। और विषम संख्या किस रूप का होता है, 2m + 1 के रूप में। कभी कभी ऑप्शन में 2m न देकर 2n रहेगा, ठीक है, तो 2n ऑप्शन मारेंगे और 2n + 1 हो जाएगा, या कभी कभी 2q या 2q + 1 के भी फॉर्म में होगा, लेकिन रहेगा यही फॉर्म। इतनी बात समझ में आया प्यारे भाई, इतनी बातें समझ में आया। तो आगे अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे बेटा, याद रखें ना, ये जो अभाज्य संख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इसी का खेल है, इसी का यूज है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। बेटा कहेंगे वह संख्या जो केवल 2 संख्या से कट रहा हो, 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से भी न कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह संख्या जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, यानी जिसके पास 2 गुणनखंड होगा उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे ये देखो, ये जो 1 मेरा हो गया, ये जो 1 मेरा है, ये 1 सिर्फ एक संख्या से ही कटेगा, इसके पास 1 गुणनखंड है 2, तो 2 है, 2 संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 की बात करते हैं तो 3 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये केवल 2 संख्या से कट रहा है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है, यानी इसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 5 अभाज्य संख्या है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, तो ये सब मेरे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आया, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होगा, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद सीधा याद रखिएगा 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 11 के बाद 13 के बाद 17 आता है, डॉट डॉट। तो ये सभी मेरे क्या हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इतनी बात समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, यहां से पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगा। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगा। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगा। तो ये सब मेरे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चे। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक बात और पूछता है आपसे कि अभाज्य संख्या किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो जो अभाज्य संख्या होता है, प्रत्येक अभाज्य संख्या होता है बेटा, वो 6n ± 1 के रूप का होता है। ये बात याद रखे रहेंगे, यानी कोई भी अभाज्य संख्या हो गया वो हमेशा 6n ± 1 के फॉर्म के लिखा जा सकता है। किससे बड़ा रहता है, 3 से बड़ा अभाज्य संख्या के लिए, ठीक है। जैसे 5 हो गया तो इसको भी इसके रूप में लिख सकते हैं, 7 हो गया तो इसको भी इसके रूप में लिख सकते हैं, 11 को भी इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई भी अभाज्य संख्या हो गया उसको हम 6n ± 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सम संख्या को 2m और विषम संख्या 2m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। एक बात और कहते हैं, अभाज्य संख्या पूछ लेता है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो याद रखिएगा 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 25। और 1 से लेके 50 के बीच में जो होती हैं 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होते हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे बेटा, तो अभाज्य संख्या किसे कहते थे, वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, केवल 2 संख्या से कटे, उससे अभाज्य संख्या। इसमें क्या है, वह संख्या जो 2 से ज्यादा संख्या से कटे, 2 से ज्यादा संख्या से कटना चाहिए, यानी वह संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा भाज्य संख्या होता कौन कौन है। तो देखो, एक तो अभाज्य, एक जो 1 है ये न तो भाज्य है न तो अभाज्य, क्योंकि ये एक ही संख्या से कटेगा। और जो 2 है ये केवल 2 संख्या से कट रहा है, 1 से और 2 स्वयं से, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य है। 3 जो है, 3 केवल 2 संख्या से कट रहा है, 1 से और 3 से, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। 4 मेरा भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है। 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 5 मेरा भाज्य संख्या नहीं है।
6 मेरा भाज्य संख्या है, 7 मेरा भाज्य संख्या नहीं है, 8 मेरा भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 11 नहीं है, 12 है। यानी 2 से न तो कम कटना चाहिए, न से दो संख्या से कटना चाहिए, वो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटना चाहिए। जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये सब बातें याद रखिएगा, ये दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरे चैप्टर का खेला है, बात समझ पाए। तो यानी भाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होगा, 4 से होगा, 4 के बाद 4 के बाद कौन होगा, 6 होगा, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद बोलो 8 के बाद 9 होगा ना भाई, 8 होगा, इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12, डॉट डॉट। ये सब मेरे क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। आया, स्टार्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो आइए जानते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कैसे करते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखो, कोई आपको भाज्य संख्या दे देगा, जैसे यही दे दिया 64, और 64 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। यानी इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो ही मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो आपको एकदम देखो बहुत अच्छा तरीका, सरल तरीका पता होगा कि 64 को ऐसे लिख लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। तो ये सब मेरे क्या हो गए, ये सब मेरे अभाज्य संख्या हो गए। तो यहां पे देखो अभाज्य संख्या में क्या है, 2 2 2 2 2 2, सिर्फ 2 आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 4 6 बार आया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 घाते 6। यही मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। जैसे आपको कहा गया होगा, कहा जाए कि 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो 144 को पीछे ऐसे लिख लेंगे और इसका हम काटेंगे, कैसे काटेंगे, देखो जरा सा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 का 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 का 3 हो गया। तो ये सब मेरे क्या हो गए, ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी यहां पे देखेंगे 2 2 2 2 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 घाते 4 गुने 3 घाते 2। ठीक है, बात समझ में नहीं आया। अब अगर से आपको बेटा जैसे एक संख्या दे दिया, वो संख्या क्या दे दिया, 900 दे दिया, और कहा इसको, या फिर ऐसे समझो 100 नहीं, आपको दे दिया संख्या, जैसे दे दिया संख्या आपको 90 दे दिया, तो 90 दे दिया, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 90 लिखेंगे और 90 करने के बाद इसको काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 5 15, और यहाँ पे 3 5 15, 5 1 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 90 को जो हमने कैंसिल किया तो क्या क्या आया, 90 में आया 2 आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 90 का क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। इतना बात समझ में आया। तो अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे करते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे अब आपको एक संख्या दे दे बेटा, 1001 दे दे, तो ये बात याद रखिएगा, 1001 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो देखो 7 होगा इंटू 11 होगा इंटू 13 होगा। ये बात याद रखिएगा, 1001 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुने 11 गुने 13 होता है। अब अगला जो नंबर याद करना है बेटा आपको, वो याद करना है 101। 101 क्या होता है, तो 101 जो संख्या है बेटा वो 3 से कटेगा और 37 से कटेगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3 और 37 होगा। बात समझ में आया। ऐसे ही एक संख्या और है, अगला नंबर जानेंगे 4199। तो 4199 का जो फैक्टर होगा प्यारे बच्चे वो याद रखना है आपको, क्या होगा, 13 गुने 17 गुने 19, 13 गुने 17 गुने 19। ठीक है, अगला फैक्टर जो याद करना है 7429। तो इस नंबर को याद रखना है, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा 17 गुने 19
गुने 23, ठीक है। और लास्ट नंबर आपको याद रखना है 11 33 9, 11 33 9, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो 17 गुने 23 और गुने 29। ये प्राइम फैक्टर आपको अच्छे से लर्न रहने चाहिए और प्राइम फैक्टर निकालने आना भी चाहिए, तभी बात समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब बेटा हमें जानना है, क्या जानना है? मस और लस निकालना। देखो मस मतलब होता है HCF, HCF मतलब क्या होता है? मस। तो मस होता क्या है ये बात समझेंगे। मासा का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है बेटा, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो नंबर देगा उसका जब मास पूछेगा तो उसका हम करेंगे फैक्टर करेंगे, और उस फैक्टर में सबसे बड़ा वाला जो कॉमन होगा उसी को हम कहते हैं HCF कहते हैं। यानी फैक्टर में जो दोनों में मिल रहा हो सबसे बड़ा वाला, वही क्या कहते हैं? HCF कहते हैं, मस कहते हैं। जैसे हमें कह दिया गया 30 और 45 का मसा निकालना है, तो 30 और 45 का आप लिखिए क्या? ये 30 और 45 का लिखना पड़ेगा आपको, फैक्टर लिखिए। तो फैक्टर किससे कटेगा? ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, और उसके बाद 15 से कटेगा, इसके बाद सीधा 30 से कटेगा। इसके बाद ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 के बाद 15 से कटेगा, 15 के बाद 30 से कटेगा। तो इसके फैक्टर लिख दिए। अब यहाँ 30 से नहीं 45 से कटेगा। किससे कटेगा? 45। 15 के बाद किससे कटेगा? 45 से कटेगा। अब देखो इसके फैक्टर है ये सब, इस फैक्टर में कॉमन करो जो कॉमन है। देखो 1 भी कॉमन है और यहाँ पे 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, लेकिन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा? मस होगा। सबसे बड़ा वाला कौन है? 15। यहाँ पे क्या है? 15। यानी इन दोनों में सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर जो है HCF, HCF ऑफ 30 और 45, इसका जो HCF है वो कितना आएगा? 15 आएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो डिफिनीशन हो गया। लेकिन इसको जब कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करिए, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब करने के लिए कहेगा कि इसको हमें करना पड़ेगा फैक्टर, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड कहा है, यहाँ पे करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं? हम इसको कहेंगे, देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, इसको लिखेंगे 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5। इसको क्या लिखेंगे भाई? इसको लिखेंगे 3 into 3 into 5। बात समझ में है कैसे? जैसे यहाँ पे 30 लिखेंगे बेटा और इसका फैक्टर कर देंगे, 2 1 का 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 का 5, ये फैक्टर हो गया। तो 2 गुने 3 गुने 5 आया कि नहीं आया? यहाँ 45 है तो 45 का ऐसे फैक्टर कर देंगे, 3 1 का 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 का 5। ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। अब इन फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में से जो जो कॉमन है उसको लिख दो। तो कॉमन क्या क्या है ये बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 30, 45 जो मेरा होगा कॉमन क्या है? 3 है, 3 है तो लिख दो। अब यहाँ पे 5 है, 5 है, यहाँ पे लिख दो। तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। इसका मास, इसका HCF कितना आया? 15 आया। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बात समझ में आया? आइए अब हम समझते हैं लस को। LCM जिसको कहते हैं क्या मेरे भाई? लस। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम यानी फुल नेम होता है ये दिमाग में रखना है। यहां पर होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहां पे यानी जब किसी दो संख्या का लस पूछे तो उसका डिफिनीशन कहता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी उस नंबर का मल्टीपल लिखिए, बुरज लिखिए, बुरज, और उनमें से सबसे छोटा वाला जो कॉमन होगा वही क्या होगा? लस होगा। जैसे हमने यहां संख्या क्या लिया था? एक संख्या 30 लिया था
और एक संख्या 45 लिया था। तो 30 और 45 का, 30 और 45 का अब फैक्टर नहीं लिखना है, अब आपको मल्टीपल लिखना है। मल्टीपल क्या होता है इस बात को समझते हैं। तो मल्टीपल मतलब यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे 30 हो गया, 30 के बाद 60 हो जाएगा, 60 के बाद 90, फिर 120, फिर भैया 150, फिर भैया 180। ये सब मेरे क्या है मल्टीपल है। तो इसका भी मल्टीपल लिखेंगे 45, 45 दूना 90, 135, समझ पा रहे हैं। इसके बाद 180, ये डाट डाट डाट। तो ये इसका क्या है मल्टीपल है। तो लसा निकालते समय मल्टीपल होता है और मल्टीपल में सबसे छोटा वाला जो कॉमन होगा वही क्या होगा लसा होगा। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, सबसे छोटा यही दिखाई दे। इसके बाद देखो 180 है, इसके बाद और संख्या आएगा 270 आएगा, इसके बाद और संख्या 360 मिलेगा, लेकिन सबसे छोटा वाला जो कॉमन होगा वही क्या होगा लसा होगा। यानी यहां से इसका जो लसा है, लसा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। किसका 30 और 45 का, 30 और 45 का लसा जो है कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं इस बात को समझेंगे। जैसे संख्या आपको क्या दिया है 30 दिया है और 45 दिया है, तो आप संख्या 30 लिखिएगा और 45 लिखिएगा। अब इसका क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, न तो गुणनखंड करना है न तो मल्टीपल लिखना है। इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन में कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका लसा ज्ञात कीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखो आपको बताया यही होता है ना, 2 गुने 3 गुने 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, ये इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एलसीएम लस, तो 30 और 45 का। तो बस क्या करना है लस में ध्यान समझना कि पहले जो मिलता हो, जैसे दो संख्या हो गया तो दोनों संख्या में जो मिल रहा हो उसको लिख दीजिए, उसके बाद पहली संख्या को जो छूट रहा हो उसको भी लिख दीजिए और दूसरी संख्या को जो छूट रहा हो उसको भी लिख दीजिए। तो आइए तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां पे सबसे पहले क्या मिला, सबसे पहले 3 मिला और यहाँ पे 3 मिला, तो 3 3 मिला, ये 3 लिख दीजिए, 3 हो जाएगा। गुने आगे देखिएगा यहां पे 5 है और यहां पे 5 है, तो 5 मिल रहा है, 5 लिख दीजिए गुने करके। गुने अब जो छूट रहा है पहले का और दूसरे का वो भी लिख देंगे, अब बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2 इसका छूट रहा है तो इसका 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसका क्या छूट रहा है, इसका 3 छूट रहा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, तो 5 तिहाई 15 दूना 30 तिहाई 90, यानी इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम किसका 30 और 45 का, वो कितना आया 90 आया। किस विधि द्वारा आया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बात समझ पाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मस लस और संख्याओं के बीच संबंध, संख्याओं में संबंध, यानी मस लस और दो जो संख्या दिया रहता है उसके बीच में संबंध क्या हो गया। जैसे देखो यहाँ पे ये एक पहली संख्या 30 है, ये दूसरी संख्या 45 है और इसका मस कितना है 15 है। तो अब हम इसी सूत्र से लसा निकाल सकते हैं। वो सूत्र है क्या, यानी मस दे देगा लसा दे देगा, दोनों संख्या में से कोई एक संख्या दिया रहेगा तो उनमें से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। बात समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम ये फर्स्ट लिखा यानी ये पहली संख्या है, मैंने सेकंड लिखा ये दूसरी संख्या है, और क्या आपने जाना मस और लस, यही जाना ना आपने, मस और लस, ये 2 संख्या होता है।
यानी इन्हीं चारों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है? जैसे पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, म सा दे दिया, तो ल सा आपसे पूछ लेगा, तो यही सूत्र अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे पहली संख्या दे दिया, म सा दे दिया, ल सा दे दिया, तो दूसरी संख्या पूछ लेगा, तो यही सूत्र अप्लाई करेंगे। यानी इसमें संबंध क्या है, यही जानना है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर म सा गुणे ल सा होता है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करेंगे तो ये बराबर होगा किसके? म सा और ल सा के बराबर होता है। यही रिलेशन होता है और ये सूत्र याद रखिएगा। ये सूत्र किसमें काम आएगा? मैंने क्या कहा, दो संख्याओं में से दो संख्या दे देगा, म सा दे देगा, ल सा पूछ देगा, दो संख्या दे देगा, ल सा दे देगा, म सा पूछ लेगा, एक संख्या देकर म सा ल सा देकर सेकंड संख्या पूछ सकता है। ये होगा। क्या बात समझे?